हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आई स्पेसियस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन का सोशल इश्यूज टॉपिक और इसका ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में वुमेन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं उसको डिस्कस किया था। देन हम लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था चाइल्ड से रिलेटेड, चिल्ड्रेन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। ये लेक्चर नंबर 2 में हमने कवर किया था। एंड लेक्चर नंबर 3 में हमने कवर किया था एजुकेशन से रिलेटेड जो जो इश्यूज हैं करंटली अपने सोसाइटी में या इंडिया लेवल पे या फिर ग्लोबलाइजेशन का हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है लेक्चर नंबर 3 में। तो हमारा आज का टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड। जैसे कि हेल्थ में देखेंगे कि अभी करेंटली हम अपडेटेड जो डेटा है हेल्थ केयर से रिलेटेड वो क्या क्या है, और एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम होने के बारे में, जैसा कि अपना आयुष्मान भारत है यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम, उसके स्टेटस के बारे में, करेंटली उसका क्या स्टेटस है, वर्किंग क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा देखेंगे कि WHO और G20 में इंडिया ने जो प्रेसिडेंसी के टाइम पे अपना डिजिटल हेल्थ के बारे में लेकर आया था एक प्रोग्राम, इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ देखेंगे कि डे बाय डे अभी करंट इवेंट्स में जो मेंटल इलनेस है ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और पहले तो इंडिया में इसके केसेस कम थे, बट डे बाय डे इंडिया में मेंटल जो इलनेस है ये भी बढ़ रहा है। तो ये यूपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम का करेंटली क्या स्टेटस है, उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। और एक पैलिएटिव केयर सिस्टम होता है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। बेसिकली पैलिएटिव केयर सिस्टम वो होता है जिसमें कोई पर्सन होता है, वो सीरियस जो डिजीज़ होते हैं जैसे कैंसर हुआ या फिर कोई भी अदर डिजीज़ जिससे उनके बचने की जो चांसेस कम रहे या फिर वो हाईली वो ट्रीटेबल नहीं होते हैं, ऐसे डिजीज़ को हम प्री पैलिएटिव केयर से बोलते हैं। और इनका जो केयर टेकर्स होते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्या क्या इंडिया में चैलेंजेस हैं और इसको कैसे गवर्नमेंट टैकल कर रही है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन से रिलेटेड आंगनवाड़ी में, क्योंकि देखेंगे कि न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन को कम करने में, जिसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इसको कम करने में आंगनवाड़ी वर्कर्स का काफ़ी योगदान रहा है। तो ये भी हम करंट में डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड, आंगनवाड़ी से रिलेटेड स्कीम्स जो हैं ये क्या क्या इसमें बेनिफिट हैं और चैलेंजेस क्या हैं। और साथ में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, इससे रिलेटेड क्या क्या जो इश्यूज हैं और इसमें कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, और इंडिया का इस जो हंगर इंडेक्स है इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं जो जिसको इंडिया ने रेज किए थे, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को बता सकते हैं और वहाँ पे हम रिजॉल्व करेंगे। नहीं तो फिर हम अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हमने लिंक, वहाँ पे हमसे आप जुड़ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वहाँ पे हम क्लियर करने का ट्राई करेंगे। और इनकेस आपका आपका इनकेस कुछ भी किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, जिससे कि हम अपना वीडियोस उस टॉपिक पर लेकर आएंगे, आपका जो इशू है रिजॉल्व हो जाएगा और हम प्रॉपरली उसको यूपीएससी और पीसीएस जो मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम कवर करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं तब तक अपना जो हेल्थ सिस्टम है वो। जैसा कि हमने बताया कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड। तो करेंटली हेल्थ केयर किसको बोलते हैं, जो डिफाइन किया गया है WHO के द्वारा, उसको हेल्थ केयर क्या होता है उसको देख लेते हैं। कि बेसिकली क्या होता है कि हेल्थ, जब आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली भी आप फिट हो, तभी आपको हेल्दी बोला जाता है। ये WHO का डिफिनीशन है, ना कि जनरली हम देखते हैं कि इनकेस किसी पर्सन को डिजीज़ नहीं है कोई, तो उसको हम फिट कंसीडर करते हैं या फिर उसको काफ़ी हेल्दी कंसीडर करते हैं। बट जो WHO कंसीडर करता है उसका पैरामीटर डिफरेंट है।
उसका WHO के अकॉर्डिंग आप फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोसाइटी लेवल पे भी आप फिट होने चाहिए, तभी हम ओवरऑल किसी पर्सन को बोल सकते हैं कि वो फिट है। तो करंट में हेल्थ केयर का जो इंडिया का सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखेंगे कि हमारे विलेज लेवल पे या फिर ग्राउंड लेवल पे एक तो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जिससे रिलेटेड इन केस आपको कुछ भी इश्यूज आते हैं मेडिकल या ट्रीटमेंट चाहिए तो आप वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर है यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर को चेकअप करा सकते हैं और वहाँ से आप मेडिसिन भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है। बट कुछ सर्विसेज देखेंगे कि सारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो इनसे एक ऊपर के हायरार्की में इनसे बड़ा एक सेंटर होता है जिसको हम शॉर्ट में CHC बोलते हैं और इसका फुल नेम है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो PSC होते हैं इनसे बड़े सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, बेड्स की संख्या भी ज़्यादा होती है और ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जनरली अवेलेबल होते हैं, इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। और इनकेस किसी पर्सन को इससे भी ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है या फिर कोई इश्यूज है तो टर्सरी केयर सेंटर है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलते हैं, नहीं तो फिर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बोलते हैं, यहाँ के लिए रेफर किए जाते हैं। तो ये हमारा इंडिया का करेंटली अभी के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो हेल्थ केयर सिस्टम है। और यहाँ पे भी देखेंगे कुछ इंडिया में भी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जिसको बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जैसे दिल्ली का देखेंगे मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, ये काफ़ी गवर्नमेंट ने जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसको ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि देखेंगे कि आप ग्राउंड लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे ये सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप कुछ भी इशू आता है तो वहाँ पे जाके आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप फ्री में मेडिसिन ले सकते हैं। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। और तमिलनाडु में देखेंगे कि एक इंश्योरेंस मॉडल है जहाँ पे सबको कवर किया जाता है। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। और इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो एक ब्राज़ील में फैमिली क्लिनिक है जहाँ पे फैमिली से रिलेटेड कोई भी इशू है तो डायरेक्टली आप किसी फैमिली क्लिनिक पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि करंटली इंडिया में हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड उसका क्या क्या स्टेटस है। जैसा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखेंगे तो जनरली 1.3% GDP का खर्च करती है अपने हेल्थ सेक्टर जो सर्विसेज हैं, स्कीम्स हैं उन पे। और इसके अलावा देखेंगे कि आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे इनकेस आपको या फिर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ हुआ या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी लगा तो वो जब भी जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो वहाँ पे देखेंगे कुछ जो मेडिसिन होते हैं हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देती हैं, बट कुछ मेडिसिन उनको बाहर के मेडिकल स्टोर से जाके लेनी रहती है। तो ऐसे केसेस में देखेंगे नियरली 47% जो अमाउंट है, पैसे हैं, वो जनरली अपने पैसे से आपको वहाँ पे मेडिसिन लेनी पड़ती हैं या इलाज करवानी पड़ती हैं। इसी को हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। और इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज देखेंगे तो जनरली सिर्फ 41% लोग ही हेल्थ इंश्योरेंस से कवरेज है। और ये डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे है 5 वाला, इसमें ये बताया गया था कि सिर्फ 41% ही जो लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है। और टोटल फर्टिलिटी रेट है जो इंडिया का वो 2.1 हो गया है, जो कि देखेंगे कि कुछ स्टेट्स में 2.0 से भी कम है। बट जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया जैसे यूपी हो गया, बिहार, यहाँ पे जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये यहाँ पे 2.1 से 2.0 से भी ज़्यादा है। मीन्स बेसिकली TFR वो होता है कि एक मैरिड जो कपल होते हैं, ये दोनों सपोज मैरिड कपल हैं तो ये कितने बच्चों को जन्म दिए हैं इसी को हम TFR बोलते हैं। और जो रिप्लेसेबल जो TFR है, मीन्स जो अभी करंट में हमारा पॉपुलेशन है इसको मेंटेन करने के लिए 2.1 TFR की ज़रूरत पड़ती है। बस इंडिया का देखेंगे करंटली जो TFR है वो 2.0 है। मीन्स आने वाले टाइम में इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। और इसमें देखेंगे कि जो चाइल्ड या इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट है वो नियरली 35.2 है। मीन्स देखेंगे 1000 बच्चों में से
5.2 बच्चों का डेथ हो जाता है, जिसे हम चाइल्ड इन मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। और इसके साथ साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या फिर जो जिनका डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो जाता है, उनको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। और ये जनरली 1 लाख जो महिलाएं हैं जो बच्चों की जन्म देने वाली हैं, उसमें से 97 जो महिलाएं हैं उनका डेथ हो जाता है। और ये डेटा है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का। तो जब भी आप यूपीएससी का या फिर मेंस का जब भी आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप जो डेटा का सोर्सेज हैं उसको जब लिखेंगे आप कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में ऐसा बताया गया है, तो ऐसा जो भी कॉपी चेकर होगा उसको लगेगा कि ये काफ़ी ऑथेंटिक डेटा है। तो जब भी आपको लिखना है तो इसमें ये लिखना है कि ये जो भी डेटा का सोर्सेज है वो कहाँ से मिला है। तो आप हम जब भी पढ़ाते हैं तो हम डेटा का सोर्सेज भी बताते हैं, आप ये करेंगे तो। इसके साथ साथ देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ होता है मीन्स जो हॉस्पिटल्स हो गए या फिर रजिस्टर्ड जो बर्थ वाले इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे नियरली 88.6% बर्थ होते हैं। और रिमेनिंग जो 11.4% जो बर्थ होते हैं जनरली हाउस होल्ड या फिर जो ऐसे वर्कर्स होते हैं, आशा वर्कर्स के अलावा अदर जो रूरल एरिया में होता है वहाँ पे जन्म होता है बच्चों का। और इसके साथ साथ कर इंडिया में जो मेजर एक इशू है कि जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है वो काफ़ी कम है। मीन्स देखेंगे कि 834 पब्लिक पे सिर्फ एक डॉक्टर है, जो कि काफ़ी कम है। इसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आते हैं और बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर तक रीच करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। और जो जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी है, जैसे शहरों में रहने वालों जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं उनको देखेंगे कि जनरली जो हेल्थ सेक्टर्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं उनका एक्सेसिबिलिटी जो होता है ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया में। तो देखेंगे जो हमारे इंडिया में नियरली 2/3 जो पॉपुलेशन होता है वो गांव में रहती है, रूरल एरिया में रहती है। और उसमें से भी जो अपना हेल्थ केयर का सिस्टम है वो नियरली 73% जो है वो शहरों में है। मीन्स रूरल एरिया में सिर्फ 27% हॉस्पिटल्स या फिर हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इनकी वजह से 2/3 पॉपुलेशन के लिए नियरली 60% पीपल के लिए आप 27% रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हो। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी है, तो इसको गवर्नमेंट को फोकस करके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सल जो हेल्थ कवरेज है, इससे रिलेटेड इसको हम डिस्कस करते हैं। तब तक इनकेस हमारा पढ़ाने से रिलेटेड जो पहला टॉपिक हमने कवर किया इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हुए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इनकेस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो भी तैयारी करने वाले फिर आपके दोस्त हैं उनसे हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे हमें क्या होता है कि जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं शेयर करते हैं तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आने के लिए। क्योंकि एक वीडियो रिकॉर्ड और शूट करने में हमें काफ़ी एफर्ट डालने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। क्योंकि रिसेंटली देखेंगे वर्ल्ड बैंक और WHO ने एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकाला था जिसमें बोला गया था कि यूनिवर्सल, पहले तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के रिलेटेड। कि सपोज कोई पर्सन है वो हेल्थ सर्विसेज होते हैं वो उससे रिलेटेड वो फुल उनका कवरेज होता है। मीन्स हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन या उसके ट्रीटमेंट का एक्सेसिबिलिटी मिल जाए, उसी को हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें कवर किया जाता है कि प्रिवेंशन मीन्स आपको कोई बीमारी होने वाली है या फिर स्टार्टिंग में सिम्टम्स मिल गए तो उसको कैसे क्योर करना है, ये प्रिवेंशन हो गया। और इनकेस आपको कोई डिजीज डायग्नोस हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, रिहैबिलिटेशन मीन्स उनका देखभाल कैसे करना है। और पैलिएटिव केयर सिस्टम मीन्स क्या होता है कि आपको कोई सीरियस डिजीज़ है तो आपका ध्यान रखने के लिए जो एफर्ट्स होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर जो केयर गिवर्स होते हैं मीन्स आपके ख्याल रखने वाले होते हैं उसी को पैलिएटिव केयर बोलते हैं। तो यूनिवर्सल हेल्थ जो कवरेज है उसमें सारे इन सब चीज़ों को कवर किया जाता है। तो इसको देख लेते हैं कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है इसके क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो इसका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए सारे लोगों को।
सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं या फिर जो पैसे देने में सक्षम है उन्हीं को हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ जो कवरेज है इसमें सारे लोगों को कवर किया जाना चाहिए, और इनकेस कोई फाइनेंशियली उतना कैपेबल नहीं है तो उसको भी ये जो हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलना चाहिए। और ऐसा ना हो कि वो अपना हेल्थ का ये जो इलाज है कराने के चक्कर में वो किसी डिट के कर्ज के जाल में फंस जाए। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन। और उनको जब भी ट्रीटमेंट या क्योर किया जाता है तो उनको क्वालिटी सर्विसेज मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सपोज कोई फ्री स्कीम्स के थ्रू उनका इलाज हो रहा है तो उनको ऐसे रैंडम कुछ भी कोई क्वालिटी इन एडुकेट फैसिलिटी प्रोवाइड करें, तो उनको क्वालिटी सर्विसेज भी मिलनी चाहिए। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो इसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जैसे आयुष्मान भारत योजना देखेंगे, ये काफ़ी इफेक्टिव है। और रूरल एरिया में देखेंगे कि जो जो गरीब लोग थे, जो पैसे से इलाज अपना नहीं करा पा रहे थे पहले, या फिर इलाज ना कराने की वजह से डेथ हो जा रहा था, वो लोग आयुष्मान भारत का यूज करके 5 लाख तक का फ्री में अपना किसी भी जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है आयुष्मान भारत के थ्रू वहाँ पे इलाज करवा लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ देखेंगे गवर्नमेंट का जो हेल्थ पॉलिसी है, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इसमें बोला गया है कि हेल्थ केयर फॉर ऑल मीन्स सबके लिए हेल्थ केयर सिस्टम का एक्सेस होना चाहिए। और इसके साथ मिशन इंद्रधनुष लाया गया था, जिसमें बोला गया था कि जो बच्चे होते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं तो उनको जो भी डिजीज से हो सकते हैं या पॉसिबल डिजीज होते हैं उनको इम्यून करना बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के थ्रू हम कैसे उनको इम्यून कर सकते हैं या फिर जो डिजीज है उनको ना हो, इसी को हम बोलते हैं कि मिशन इंद्रधनुष। तो इसकी वे फॉरवर्ड क्या क्या होनी चाहिए, कि जो रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए इनकेस गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, तो क्या क्या इसमें गाइडलाइंस को ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है इसका अप्रोच रखना चाहिए कि यहाँ पे जो रूरल एरिया होता है या फिर रिमोट एरिया होता है, दूर दराज कहीं एरिया होता है, वहाँ पे भी हेल्थ केयर सिस्टम का अप्रोच होना चाहिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए जिससे कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को बेनिफिट मिले। इसके साथ साथ जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो भी वहाँ पे उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। और साथ में फाइनेंशियल जो बैरियर होते हैं, मीन्स पैसे की वजह से ना इलाज कराने को ही फाइनेंशियल बैरियर बोलते हैं, तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज का एक्सेस होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार देखेंगे कि क्या होता है कि इनकेस कुछ गवर्नमेंट कोई फ्री स्कीम के थ्रू कोई इलाज करवा रही है तो बहुत केसेस में देखेंगे चीटिंग के चक्कर में कुछ हॉस्पिटल्स या फिर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो नियरली 50-60% जो 50-60% या 80% क्या होता है कि उस स्कीम से अपना इलाज कर लेते हैं, बट रिमेनिंग 20% क्या होता है कि वो कैश चार्ज करते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होनी चाहिए, इसी को इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और को पेमेंट, बेसिकली को पेमेंट क्या होता है कि सपोज आपने किसी पर्सन को, पर्सन ए है, उसको कोई डिजीज डायग्नोसिस हुआ, सपोज कोई डिजीज यहाँ पे किडनी किडनी में स्टोन का रिलेटेड कोई इशू मिला, तो वो क्या होता है कि इलाज कराने गया और उसके पास इंश्योरेंस है, तो सपोज 30,000 रुपीज़ खर्च आया, तो जो इनका इंश्योरेंस सिस्टम होता है ये बोलता है कि हम 30,000 नहीं देंगे, हम सिर्फ 24,000 ही देंगे। तो जो रिमेनिंग 6K होता है, 6,000 होता है, इस पर्सन को ही पे करना, पर्सन ए को ही पे करना पड़ता है। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं कि को पेमेंट, मीन्स कुछ जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर वो पे करेगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पेशेंट या फिर उनकी फैमिली खुद पे करेगी, इसी को हम को पेमेंट बोलते हैं। और हमारा अगला जो स्टेप लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसको बढ़ाना चाहिए। जो हमारा 2% से भी कम है जीडीपी का हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर, उसको बढ़ा के नियरली 5.2% पे करना चाहिए। इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व, स्ट्रक्चरल इशू जैसे प्राइवेट सेक्टर हैं सिविल सोसाइटी में, उनको कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और मेडिकल जो सीट्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए। और जो मेडिकल सपोज सीट्स बढ़ गए हैं या कहीं पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पे पूरा एडिक्वेट वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए मेडिकल से रिलेटेड जो भी है। और सेंटर जो होता है और स्टेट होता है, क्योंकि ये दोनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना, तो इनके बीच में इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होने चाहिए। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए हमारे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। और इसी में हमने आयुष्मान भारत को भी कवर किया है। इसको बेसिकली देख लेते हैं कि रिसेंटली कैग जो अपना
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जो टाइम टू टाइम बेसिस पे जो भी रिपोर्ट जो भी अपने एक्सपेंडिचर होते हैं उसको मॉनिटर करते हैं, उसने एक रिपोर्ट निकाला है जिसमें बोला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड क्या क्या उसका स्टेटस है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। तो इससे रिलेटेड जो आयुष्मान भारत योजना है, इससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि एक तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर आया गया है कि जो जो भी इंडिया का पॉपुलेशन है वहाँ को उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक अमाउंट तक हम प्रोवाइड करें। और इसके साथ साथ जो आयुष्मान भारत योजना है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के द्वारा रिकमेंड किया गया था और इसी रिकमेंडेशन के बेस पे लेकर आई थी गवर्नमेंट। और इसके टू कंपोनेंट्स हैं, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और जन आरोग्य योजना। मीन्स यहाँ पे कोई भी जाके आप फ्री में मेडिसिन ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो देखेंगे कि जो इश्यूज थे कि जो आयुष्मान भारत में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। इनकेस कोई चाह रहा है, कोई गरीब फैमिली है वो आयुष्मान भारत से में रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रही है, तो देखेंगे कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का कोई प्रॉपर जो गाइडलाइन नहीं है, ये काफ़ी बड़ा एक इशू है। इसके साथ साथ देखेंगे कि इसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं क्योंकि बेनिफिशियरी इसमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं। तो जो नीडी पर्सन होते हैं, जो नीडी पर्सन हैं जिनको एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत है आयुष्मान भारत योजना की, उन लोगों तक ये अभी भी नहीं पहुंचा है। और जो लोग सक्षम है, पैसे से सक्षम है, रिच हैं, वो लोग भी इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं। इसके साथ साथ इन केस कोई उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है तो देखेंगे कि इनवैलिड नेम हो गया, तो फिर डुप्लीकेट प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है उसकी आईडी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से उनका कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये सारे कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए जिससे कि एक पब्लिक जो है अवेयर है कि हम खुद एलिजिबल हैं कि नहीं इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और इसके अलावा इसमें सपोज कोई हॉस्पिटल है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है आयुष्मान भारत में, तो देखेंगे डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन करने में जब भी ये हॉस्पिटल इसको डॉक्यूमेंट अपलोड करके भेजते हैं जिसके सर्वर पे, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वैलिडेशन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके साथ साथ उनको हॉस्पिटल्स को पेमेंट मिलने में भी समय लग जाता है। तो जब भी इन सब सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि वो हॉस्पिटल्स पेशेंट को तब तक रिलीज़ नहीं करते हैं जब तक इनकी वजह से यहाँ पे पेमेंट डिसबर्स नहीं हो जाता है। तो इनडायरेक्टली वो जो पेशेंट होते हैं इनको इसको भुगतना पड़ता है, इनके इश्यूज़ को। और देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना है, मेजरली ये इंडिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे देखेंगे जो 6 स्टेट्स हैं हिंदी भाषी बेल्ट वाले में, वहाँ पे इसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है आयुष्मान भारत योजना का। अदर स्टेट में उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर सपोज आपको कंक्लूजन लिखना है तो क्या क्या लिखना है जिससे कि आप एक पॉजिटिव भी, आपने सपोज वहाँ पे क्रिटिसिज्म तो इसका किया, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या आप अपने ओपिनियंस दे कहते हैं। तो एक तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंप्लीफाइड करना चाहिए और एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड कर देना चाहिए। और इसको ग्राउंड लेवल पे जो भी रूरल एरिया में स्पेशली उनको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, ऐसा कोई सेंटर बनानी चाहिए। और जो इन एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, जो पैसे से रिच हैं, सक्षम हैं, तो उनको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। इसके साथ साथ देखेंगे कि ऐसा कोई मैकेनिज्म सेट करना चाहिए जिससे कि जो आयुष्मान भारत के जो बेनिफिशरी हैं और जो उनसे रिलेटेड जो डेटा है, दोनों को एक साथ इंटीग्रेट किया जा सके, जिससे कि फास्ट ट्रैक में हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनको मिल सके। और इसके अलावा जब भी क्लेम हाईलाइट होता है हॉस्पिटल्स के द्वारा, तो क्लेम का सेटलमेंट फास्ट करना चाहिए। और इसके अलावा कि गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करना चाहिए। और इन केस किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को इन सब चीज़ों से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर इन जो आयुष्मान भारत का सर्वर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन में या फिर बेनिफिशरी से रिलेटेड कुछ भी इशू है, तो एक ऐसा एक रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे इन केस पेशेंट है या फिर हॉस्पिटल है, इनको कोई भी इशू आता है
तो यहाँ पे जाके अधिकारी जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे अपना इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकें और जिससे कि वहाँ पे उनका इशू रिजॉल्व हो। अभी के लिए देखेंगे कि सारा सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से इनकेस कुछ भी इश्यूज आते हैं या कोई हॉस्पिटल चीट करता है किसी पेशेंट के साथ, तो उनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है कहाँ पे कंप्लेन करना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे ऐसा कोई एक प्रॉपर कमेटी होना चाहिए जिससे कि ये वाला इशू वहाँ पे अराइज ना हो। हमारा अगला टॉपिक है डिजिटल हेल्थ से रिलेटेड, जो कि जी इन केस आपको हमने जो अभी प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो रिसेंटली देखेंगे WHO और G20 ने मिलकर एक इनिशिएटिव लेकर आया था जिसमें इंडिया जब प्रेसिडेंसी कर रहा था 2023 में, उसी में ये लाया गया था जिसको बोला गया था ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। इसमें बेसिकली क्या था कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस करने के लिए 2020 से 25 तक इसको टारगेट करना था कि ये जो भी स्ट्रेटजी था इनमें डिजिटल हेल्थ को 2020 से 25 के बीच में यूनिवर्सल हेल्थ जो कवरेज है और इम्प्रूवमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, इस पर फोकस किया गया है। और इसमें मेन फोकस किया गया है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को हेल्थ के ट्रांसफॉर्मेशन में, हेल्थ सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड है ये पूरा सिस्टम अपना डिजिटल हेल्थ का। जैसा कि इसमें डिफाइन किया गया कि यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ केयर पर्पजेस। तो ये इसका की पॉइंट्स हैं और इसके 4 पिलर्स थे। जैसे यहाँ पे कोई कंट्री को ट्रैकर की ज़रूरत, हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड कोई ट्रैकर की ज़रूरत है उसको ट्रैकर प्रोवाइड करना जिससे कि वहाँ पे एक प्रॉपर पोर्टल हो और जो भी पेशेंट हैं उससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो ऐसा कोई टूल बॉक्स रहे जहाँ पे वो अपने कंसर्न रेज कर पाएँ। और यहाँ पे कंसर्न रेज करेंगे तो जो भी उनकी रेस्पेक्टिव अथॉरिटी होगी उस इशू से रिलेटेड वहाँ पे वो उनका कंसर्न्स जाएंगे जिससे क्या होगा कि नॉलेज का शेयरिंग होगा और दोनों लोगों के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व किए जाएंगे। तो इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया था जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, फिर कोविन प्लेटफॉर्म लाया गया था जिसमें ऑनलाइन किया गया था सारा डेटा को। इसके साथ साथ ई संजीवनी, यहाँ पे टेलीमेडिसिन से टेली जो मेडिसिन होता है मीन्स इनकेस आपको कुछ भी इशू है तो आप फ़ोन पे ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, इसी को ई संजीवनी बोला जाता था। और इसके अलावा पोषण दीदी जिसमें आप एक चैटबॉट है, उससे चैटबॉट मीन्स ऐसा एक रोबोट होता है जो आपका जो भी क्वेश्चन रहता है उस बेस पे वहाँ पे वो रिप्लाई करते हैं। तो फिर चैटबॉट है जहाँ पे आप पोषण से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप ये आप अपने इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं। एक निक्षय 2.0 पोर्टल है जहाँ पे टीबी पेशेंट अपने जो भी क्वेरीज हैं, इश्यूज हैं वहाँ पे हाईलाइट कर सकते थे, तो इसको निक्षय पोर्टल में रखा गया। तो ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे। तो हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो क्या क्या कंक्लूजन हम लिख सकते हैं इनकेस यूपीएससी में आता है। तो डिजिटल इन हेल्थ में क्या क्या हो सकता है कि जो पहले तो प्रायोरिटाइज करना है कि हमें क्या क्या इश्यूज हैं और कैसे इसको रिजॉल्व करना है। स्पेशली कि जो हमारा अनडिजर्व्ड पब्लिक है, मीन्स ऐसे पब्लिक जो रिमोट एरिया में रह रही है जिनके पास प्रॉपरली हेल्थ सेक्टर का एक्सेसिबल नहीं है उनके तक हमें पहुंचना ये मेन फोकस होना चाहिए। और कैसे कनेक्ट करना है जिससे कि हम बेटर वे में और इफ़ेक्टिव वे में हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए सारे लोगों को, ना कि देखेंगे कि जो शहरों में इजीली एक्सेस हो जाए, ग्रामीण में वहाँ पे कोई रह रहा है तो वहाँ पे उन लोगों को दिक्कत हो या फिर यहाँ पे शहरों में मूव करना पड़े। तो जो सर्विसेज शहरों में लोग रह रहे हैं उनको मिल रहा है, सेम सर्विसेज जो रूरल एरिया है वहाँ पे रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए। इसी को इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिसे हमें हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड उसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहिए। और इनके सारा कुछ सारा डेटा ऑनलाइन है तो डेटा का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो उसमें हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उसको इनकेस उसमें हम टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं तो उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग और अवेयरनेस लेकर आना चाहिए। और हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम कैसे अपने हेल्थ सेक्टर से इंटीग्रेट कर सकते हैं जिससे कि हमें काफ़ी लॉन्ग टर्म रन में हमें काफ़ी इससे बेनिफिट हो। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि देखेंगे कि डे बाई डे इंडिया में और ग्लोबल लेवल पे जो मेंटल इलनेस है ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो मेंटल हेल्थ जो होता है इसको हम कैसे डिफाइन किया गया, इसको बोलते हैं जैसे वो फुल्ली कैपेबल होना चाहिए, मीन्स वो उनके थिंकिंग में या फिर उनके मेंटल कैपेबिलिटी में कुछ भी इश्यू है
तो हम मेंटल इलनेस बोलते हैं, और वो अपने दिमाग का पूरा कंप्लीटली यूज कर लें, इसी को हम मेंटली स्ट्रांग बोलते हैं या फिर हेल्दी बोलते हैं। जो मेंटल इलनेस होता है इसमें कवर किया गया है, जैसे डिप्रेशन जैसे डिजीज हो गया, एंजाइटी हो गया, मेंटल से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, जैसे शाइजो शाइजोरेनिया करके ये है। ईटिंग डिसऑर्डर मीन्स, ईटिंग डिसऑर्डर में ये होता है कि उस पर्सन को पता नहीं चलता है कि हमारा पेट भरा है कि नहीं भरा है, वो सिर्फ खाते रहता है, इसी को ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ एडिक्टिव बिहेवियर भी होते हैं, जैसे अल्कोहलिक होना या फिर किसी भी काम को लेकर या किसी खाने पीने किसी एक्टिविटीज़ को लेकर उसमें काफ़ी एडिक्शन आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं कि एडिक्टिव बिहेवियर। और अभी करंट स्टेटस देखेंगे तो इंडिया में देखेंगे 10.6% लोग मेंटल इलनेस से ये पीड़ित हैं। और इसमें भी देखेंगे कि दूसरा पॉइंट है कि इसमें ट्रीटमेंट का काफ़ी गैप है, मीन्स जो जिन लोगों को इसका मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो लोग एक्चुअल सेंटर पे पहुंच नहीं पाते हैं या फिर उनको ये सर्विसेज मिल नहीं पाता है। और इसमें भी जो 25 से 44 साल वाला एज ग्रुप है, ये वाले पर्सन लोग काफ़ी इससे अफेक्टेड हैं। और हर 8 में से एक पब्लिक मीन्स हर 8वें पब्लिक में से एक लोग मेंटल डिजीज से पीड़ित हैं। ये WHO का आंकड़ा है जो ग्लोबल लेवल पे इसको डिफाइन किया गया है। इसको कम करने के लिए या इसको टैकल करने के लिए कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जैसे किरण हेल्पलाइन, इसमें अर्ली स्क्रीनिंग में जो शुरुआती फेज़ में आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, और इसको कैसे फर्स्ट एड क्या करना है इसको किरण हेल्पलाइन की वजह से पता चल सकता है। और टेली मानस एक दूसरा स्कीम है जिसमें फ्री में आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड किया गया है और मेंटल हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे फ्री में आप टेलीफोन के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। हमारा अगला जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में, जो इसमें सुसाइडल थॉट्स होते हैं और हार्मफुल ट्रीटमेंट होते हैं, इसको बैन किया गया है और डिक्रिमिनलाइजेशन इसको किया गया है। इसके साथ साथ देखेंगे कि एक नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लेकर आया गया है जिसमें रेड्स पाथ जो सुसाइड करने वाले लोग होते हैं उसको कम करने के लिए एक रेड्स इनिशिएटिव लेकर आया गया है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि देखेंगे मेंटल जो इलनेस होता है वो तैयारी करने वाले बच्चे या पढ़ने वाले बच्चों में काफ़ी हाई प्रेशर की वजह से दिक्कतें होती हैं, तो उनको काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है मनोदर्पण स्कीम के थ्रू, जो स्पेशली जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सोशल लेवल पे इनकेस कोई मेंटल इलनेस से पीड़ित है तो वो पहले तो जाहिर नहीं करता कि हाँ मेंटली वो फिट है कि नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में देखेंगे इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता है या फिर नेगेटिव वे में देखा जाता है। दूसरा है कि इनकेस कोई किसी को डायग्नोस हो गया है और इस चीज़ का इलाज कराना चाह रहा है तो देखेंगे कि इसका जो इलाज है काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा पाता है। दूसरा है कि यहाँ पे इन सब चीज़ों से मेंटल जो डिजीज़ हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं इनकी संख्या काफ़ी कम है। देखेंगे कि 1 लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ 0.75 डॉक्टर्स ही अवेलेबल हैं। और इसमें भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, स्पेशली जो शहरों और ग्रामीण की जो पॉपुलेशन है इसके बीच में। और उसका जो रिहैबिलिटेशन का सेंटर है, फैसिलिटी है, ये काफ़ी पुअर है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे प्रॉपरली हम इसको मैपिंग करना चाहिए कि रिसर्च और जो भी उससे रिलेटेड डिजीज़ हैं इसको प्रॉपरली मैप करना चाहिए, जिससे कि ये आइडेंटिफाई कि कौन से केस में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आनी चाहिए जिससे कोई इससे पीड़ित हो तो वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर सके। गवर्नमेंट को अपना बजट बढ़ाना चाहिए। फिर जो भी स्कीम्स हैं और जो इसका ट्रीटमेंट है इसको अफोर्डेबल करना चाहिए, जिससे कोई भी इससे मेंटल इलनेस की वजह से पीड़ित हो तो वो जाके अपना इलाज करा सके। और जो इंटरसेक्टोरल जो कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे देखेंगे कि इन केस मेंटल इलनेस है तो वो दूसरा सोशल लेवल पे जो वेलफेयर NGO हैं या फिर कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो इनको दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, जिससे कि दोनों जब एक साथ वर्क करेंगे तो इसमें पेशेंट हैं इनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ कम्युनिटी केयर भी होना चाहिए, जहाँ पे सपोज कोई इससे पीड़ित है तो वहाँ पे जाके अपने इलाज करवा पाए। हमारा अगला टॉपिक है
पैलिएटिव केयर बेसिकली क्या होता है कि इनके साथ किसी पर्सन को सीरियस डिजीज़ है या फिर वो क्योर हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसी को हम पैलिएटिव केयर बोलते हैं। मीन्स वो किसी सीरियस जो डिजीज़ है उससे वो ग्रसित हो, जैसे कैंसर हो गया। तो रिसेंटली देखेंगे WHO ने केरला का काफ़ी तारीफ किया था पैलिएटिव केयर मॉडल को लेकर। तो पैलिएटिव केयर इसमें उनकी लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि देखेंगे कि जो कैंसर या फिर सीरियस डिजीज़ होते हैं जिसको पैलिएटिव केयर में इंक्लूड किया गया है, उन वो हाईली इनट्रीटेबल होते हैं, मीन्स उनको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो इस केस में देखेंगे कि वो पेशेंट काफ़ी मेंटली इल रहते हैं और परेशान रहते हैं, सोशली भी वो सबसे कट जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए केरला का जो तारीफ़ किया था, तो हम उनकी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इनका जो देख रेख करने वाले लोग हैं इनको हम क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं जिससे कि इनका ध्यान रख रहे हैं तो और इसमें कोई इशू ना हो। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे फिजिकल कोई इशू है, इमोशनल इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है या फिर स्पिरिचुअल इशू है, रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड कोई इशू है, इस सारे चीज़ों को इसमें कंक्लूड किया गया है कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी इशू है तो इसको हम पैलिएटिव केयर में रखा गया है। और WHO के अकॉर्डिंग देखेंगे कि 56.8 मिलियन जो पीपल हैं ये लोग पैलिएटिव केयर में हैं, जो कि आंकड़ा 2060 तक देखेंगे कि ये डबल हो जाएगा, नियरली 110 मिलियन पीपल के अराउंड हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव भी है, जैसे देखेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर जो कि 2012 में लेकर आया गया था। और इसमें क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट में ग्रांट इन एड भी प्रोवाइड करता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उनको, और इसका रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड जो भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे एक टीम होने चाहिए या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए जिसमें इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे अप्रोच कर सकें। और इसके साथ साथ देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है इन सब चीज़ों को लेकर आने की पैलिएटिव केयर को, क्योंकि देखेंगे कि ये सारे जो सीरियस डिजीज़ हैं वो काफ़ी हाईली अनअफोर्डेबल होते हैं, तो बहुत सारे लोग चाह के भी इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो जब ये सेंटर्स रहेंगे तो वो ईजिली वहाँ पे अपना देख रेख कर सकेंगे जिससे उनका एवरेज लाइफ थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। और इंडिया में देखेंगे कि अभी के लिए तो इंडिया में यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट आने वाले टाइम में देखेंगे कि जो इंडिया का पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ेगी, मीन्स सीनियर सिटीजन की संख्या ज़्यादा होगी, तो इनको ध्यान रखने के लिए भी इन सब सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सीरियस डिजीज़ होते हैं इनक्योरेबल होते हैं। स्पेशली देखिए कैंसर की हमने बात किया था आपको, तो केरला मॉडल ने क्या किया था कि गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया था, फिर कम्युनिटी लेवल पे एक काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए थे जिससे कि कोई भी इस चीज़ से पीड़ित है वहाँ पे जाके अपना सॉल्यूशन पा सकता है, सपोर्ट पा सकता है फाइनेंशियली और अदर जो भी सपोर्ट चाहिए उसको। और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जो हेल्थ केयर के सिस्टम्स हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट किया गया था और ईजिली एक्सेसिबल बनाया गया था, जिससे कि कोई गाँव और शहरों में रहने वाले लोग ईजिली उस चीज़ का एक्सेस पा सकें। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं देखेंगे। एक तो पॉलिसी गैप है, मीन्स इनको टारगेटेड पॉलिसी नहीं बनाया जा रहा है, मीन्स देखेंगे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ऐसा जो भी ये सर्विसेज हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलते हैं उनको, अपने विलेज लेवल या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको नहीं मिलते हैं। तो एक तो पॉलिसी गैप है, इसमें गवर्नमेंट प्रॉपरली बजट का एलोकेशन नहीं देती है, इनएडिक्वेट बजट है। फिर जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, ये काफ़ी कम है, या और इसमें जो ट्रेंड वर्क फोर्सेज हैं इनकी काफ़ी कमी है। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी हैं, जैसे कुछ लोगों को ये सीरियस डिजीज़ हो जाने की वजह से साइकोलॉजिकली काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको डेथ का हमेशा खतरा बना रहता है या डर बना रहता है। तो ये साइकोलॉजिकल जो इस चैलेंजेस हैं, तो ये सारे कुछ की चैलेंजेस हैं, इसको रिजॉल्व करने की क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को। तो एक तो हेल्थ सिस्टम का गवर्नेंस प्रॉपरली करना चाहिए, ऐसा कोई गाइडलाइन लेकर आना चाहिए जिससे जो पैलिएटिव केयर सिस्टम है इसको टारगेटेड करके कोई स्कीम लेकर आनी चाहिए, प्रॉपरली बजट एलोकेट करना चाहिए। और जो यहाँ पे सिस्टम्स होते हैं इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट पे, इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए जिससे कि हम अपने विलेज लेवल पे या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके वहाँ पे इजीली उसका इलाज करवा पाएँ। और इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर हैं, सोशल केयर हैं, इनको स्किल का ट्रेनिंग देना चाहिए कि हम नए नए टेक्नोलॉजी को कैसे हम
एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं इस सेक्टर में। और इसके साथ साथ मेडिकल का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि जो उनकी फैमिली हुए या फिर जो उनके केयर टेकर्स हुए उनको कोई फाइनेंशियली डेट ट्रैप में ना फंसे। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव हैं, गवर्नमेंट को इसका ध्यान देना चाहिए था। तो हमने जो भी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स है या सोशल इश्यूज थे उसको कवर कर लिया है। हमारा अगला जो टॉपिक है न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और इनकेस आपको हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, हम उसका जो भी डाउट रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। और इनकेस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो रिसेंटली देखेंगे कि गवर्नमेंट ने 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया है जो फ्री जो में अनाज दे रही थी उसी को। और ये जो सब्सिडी पे फूड दे रही थी, जैसे जो राइस था 3 रुपीज़ kg पे और जो वीट था ये 2 रुपीज़ kg पे था, तो इसी को गवर्नमेंट ने बढ़ाया। तो ये अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू जो 5 किलो राशन दे रही है पर पर्सन पर मंथ, इसको TPDS जो स्कीम है इसके थ्रू बढ़ाया था। तो देखेंगे कि जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों है, इसमें क्या क्या रिसेंट में रिफॉर्म हुए। एक तो देखेंगे कि जो फोर्टिफिकेशन, राइस का फोर्टिफिकेशन किया गया, मीन्स क्या होता है कि फोर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि जो भी राइस हमारे खेतों में से आते हैं उसमें सपोज किसी में मिनरल की कमी है तो उसमें जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं उसमें उसको डिप किया जाता है और उसको फोर्टिफाइड किया जाता है, जिससे कि उसको जब भी खाएं कोई खाता है तो माल न्यूट्रिशन का कोई दिक्कत ना हो। इसी को हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। स्पेशली विटामिन और जो मिनरल कंटेंट होते हैं इसमें बढ़ा दिया जाता है। और इससे रिलेटेड कोई इश्यूज है तो ग्रीवांस का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। फिर सप्लाई चेन को ऑटोमेट किया गया है, जिससे कि वहाँ पे जो लीकेज के कॉस्ट हैं ये बच जा रहे हैं। और इसमें वन नेशन वन कार्ड स्कीम को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें इनकेस कोई एक प्लेस से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाता है तो माइग्रेट वर्कर अपने सेम राशन कार्ड से जो अनाज है, फ्री फूड ग्रेन है, उसको वो उस चीज़ से मिल पाएगा। और आधार शेडिंग करने की वजह से क्या हुआ है कि जो डुप्लीकेशन का इशू था, बहुत सारे बेनिफिशरी 2 जगह से इस अनाज का फ्री अनाज का इस्तेमाल कर रहे थे, बेनिफिट ले रहे थे, इसको कम किया गया है, ख़त्म किया गया है। और जो बहुत सारे घोस्ट कार्ड से, मीन्स इनकेस किसी का डेथ हो गया फिर भी बहुत जगह देखेंगे कि उस कार्ड पे लोग उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे थे, तो इसको कम किया गया आधार शेडिंग की वजह से। स्टिल इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे बेनिफिशरी का आइडेंटिफिकेशन में, और जो फूड ग्रेन है इसके स्टोरेज का काफ़ी इश्यूज हैं। फिर इसमें लीकेज का बहुत बड़ा इशू है कि सपोज वहाँ पे जो टारगेटेड बेनिफिशरी है वहाँ तक बहुत सारे सिस्टम जो बेनिफिट्स हैं वो पहुँच नहीं पाते, नियरली 60-70% ही पहुँचते, रिमेनिंग 30-40% तो बीच में ही वो बिचौलिए जो होते हैं एजेंट्स वो लोग खा लेते हैं, उस चीज़ का बेनिफिट ले लेते हैं। और अगला चैलेंजेस ये है कि सपोज सरकार इसको फ्री में राशन दे रही है तो सरकार के लिए ये फाइनेंशियली अनवायबल है। इसके साथ साथ देखेंगे कि सरकार इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए राइस और व्हीट पे काफ़ी जोर फोकस कर रही है। तो इस पे फोकस करने की वजह से देखेंगे कि किसान इसको मोटिवेट होगा उसको उगाने के लिए। जब उगाने के लिए मोटिवेट होगा तो क्या होगा कि वो ग्राउंड वाटर का अधिक से अधिक यूजेस करेगा, तो उसकी वजह से जो वाटर है ये डिप्लीट होगा, इसका लेवल डाउन जाएगा। और इसको जो इम्प्लीमेंट करने से देखेंगे कि WTO में इंडिया को काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। स्पेशली ऐसा बोला जाता है WTO में कि इंडिया जो व्हीट और राइस है इसका प्राइस डिस्टॉर्ट कर रहा है सब्सिडी देकर। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं, तो इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। एक तो बेनिफिशरी का प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो रेशनलाइज बेनिफिशरी हैं इसको आइडेंटिफाई करके हम जो लीकेज हैं इसका हम इसको रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ जो CIP है, CIP मीन्स सेंट्रल इशूज प्राइस जो होता है, बेसिकली क्या होता है जनरली देखेंगे कि ये UPSC जो 24 का प्रीलिम्स हुआ था इसमें ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रल इशू प्राइस क्या होता है। तो बेसिकली सेंट्रल इशू प्राइस होता है कि जब भी खेत से किसान फसल उगाते हैं तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उस अनाज को खरीद के इसको स्टोर कर लेती है। फिर बाद में इनकेस स्टेट को जो राज्य होते हैं, राज्य सरकारें होती हैं, इनको उस फूड ग्रेन की ज़रूरत होती है तो ये सेंटर के पास जाते हैं कि भाई हमें इस इतने अनाज की ज़रूरत है। तो जिस प्राइस पे सेंटर स्टेट को फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है उसी को हम सेंट्रल इशू प्राइस बोलते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है आंगनवाड़ी सिस्टम। तो इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे क्या है। तो ये बेसिकली इन लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, और इसमें आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं इनको ट्रेनिंग देने के लिए बात की गई है, जिससे कि चिल्ड्रन और जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन हैं इनको काफ़ी हेल्प हुआ है। तो आंगनवाड़ी के बारे में देख लेते हैं क्या है कि एक ये लाया गया था आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम के थ्रू, जिसको बाद में रीनेम किया गया था सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, और ये लाया गया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंडर, जिससे कि चाइल्ड और जो मदर्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर डिलीवरी जिन होती हैं मदर, उनको इस चीज़ से ध्यान रखा जा सके। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा स्कीम है इस टाइप का स्कीम, जिसमें इसका एक यूनिक फीचर है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होता है स्पेशली 0 से जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं इनका ध्यान रखने के लिए, जिससे क्या बेनिफिट हुआ है कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन का जो केसेस थे ये काफ़ी डाउन आ गए हैं। तो ये आंगनवाड़ी का सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है स्पेशली 6 साल तक के बच्चों का ध्यान रखने में। और माल न्यूट्रिशन और जो इन माल न्यूट्रिशन के केसेस भी कम हो गए हैं इनकी वजह से, और जो मोर्टेलिटी की रेट है इसको भी कम करने में काफ़ी हेल्प मिला इस चीज़ से। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं जो इंटीग्रेटेड, इनको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू रखा गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं जो हर गाँव में एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं, इन पे ये बेस्ड है, और जिसमें का मेन रोल है जो चाइल्डहुड केयर होता है 0 से 6 साल तक, इनको कैसे रखा जाए कैसे किया जाए, और ये परफॉर्मेंस जो अच्छे उसमें भी कार्यकर्ता हैं आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको कैसे प्रमोट करना है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको काफ़ी गवर्नमेंट प्रमोट करती है। और एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो रूरल एरिया में होती हैं विलेज लेवल पे, ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी होता है ध्यान रखते हैं। तो ये सारे कुछ की इनिशिएटिव थे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखेंगे ये प्री स्कूल एजुकेशन का भी काम करते हैं, और उसमें प्री स्कूल का ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे बच्चों को खाने पीने की भी दिक्कत नहीं होता और बच्चे पढ़ाई भी सीखते हैं। इसके साथ जब बच्चों को खाने पीने की सामानें मिलती हैं तो इनके माल न्यूट्रिशन की जो केसेस हैं ये डे बाई डे कम होती जा रही हैं। और जो कुछ इनकेस माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं इनको भी काफ़ी रोकथाम हो गया है। फिर कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम जो था ये भी रिजॉल्व हो गया है, और इसके साथ साथ इनका मोबिलाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलता है। और जब माल न्यूट्रिशन के केसेस डे बाई डे कम हो रहे हैं और इनको हम एक फोर्टिफाइड जो फूड ग्रेन या फिर खाने पीने के सामान में जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट भी कम हो रहा है, क्योंकि जब हम उसको सपोर्ट करते हैं मदर्स को सपोर्ट करते हैं तो वो अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख रही हैं। तो देखेंगे कि कुछ चैलेंजेस है आंगनवाड़ी सिस्टम से रिलेटेड। एक तो फाइनेंशियल चैलेंजेस है, उसके साथ साथ देखेंगे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की संख्या काफ़ी कम है, और इन केस कहीं पे उसका जो वर्कर्स का आंगनवाड़ी सेंटर है तो वहाँ पे कुछ बेसिक जो फैसिलिटी है एमेनिटीज़ है वो उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, टेक्नोलॉजी से उनको दूर रखा गया है, मैप नहीं इंटीग्रेट नहीं किया गया है, और उसमें काम करने वाले लोगों की काफ़ी कमी है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। इसका क्या क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि हम इसका कवरेज को काफ़ी एक्सटेंड करना चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सर्विसेज का सुविधाएं का इसको हमें इम्प्रूव करना है और इसको इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करना है, और जो उनका सर्विस का कंडीशन है उसको और अच्छे से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको भी बेसिक अमेनिटीज़ जैसे वॉशरूम्स हो गए या फिर गर्मी से बचने के लिए फैंस, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है इसको भी यूज करके सरकार को देनी चाहिए, जिससे कि उन लोगों की भी सुविधा और टेक्नोलॉजी से हम कैसे उसको एक साथ जोड़ सकें। तो ये सारे कुछ कंक्लूजन है वे फॉरवर्ड हैं जिससे हम इस चीज़ को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, इसको बस ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें क्या क्या कंसीडर किया जाता है इसको देख लेते हैं कि ये रिलीज़ किया गया था कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड विल्ट हंगर लाइफ द्वारा, और इंडिया 125 कंट्री में 111वें स्थान पे थी, जिसको लेकर इंडिया ने काफ़ी इस पर ऑब्जेक्शन किया था कि और बोला था कि आपका जो सैम्पल साइज है ये काफ़ी कम है, क्योंकि इंडिया का मानना है कि हम अनाज अदर कंट्रीज में अदर जो गरीब कंट्री हैं या जहाँ पे अनाज नहीं हो तो वहाँ पे हम भेजते हैं अनाज खाने पीने के लिए, और आप हमको ही हमारे कंट्री में इतने अनाज हैं
हम इसको फ्री में सबको दे रहे हैं, फिर भी आप हमको इतने ख़राब परफॉर्मेंस में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया था और इंडिया का करंट जो स्कोर है 28.7 है, जिसको सेवेरिटी ऑफ हंगर स्केल में रखा गया है। और सहारा जो अपना अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, इसमें जो सहारा जो मरुस्थल है उसके साउदर्न पार्ट में जो कंट्रीज हैं वहाँ पे ये काफ़ी बड़ा इश्यूज है। तो देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर को इसके कैलकुलेशन कौन कौन से मीटर को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें बेसिकली 4 पैरामीटर हैं, जैसे अंडर मालनूरिश्ड मीन्स खाने पीने की उनको पर्याप्त साधन है कि नहीं है, उनको सफिशिएंट कैलोरीज का इंटेक मिल रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर चाइल्ड स्टंटिंग मीन्स क्या है कि जो बच्चे हैं उनका हाइट उनके एज के हिसाब से प्रॉपर है कि नहीं है। इसके अलावा चाइल्ड वेस्टिंग मीन्स जो लो वेट होने की वजह से, जैसे हाइट और उनका वेट लो तो नहीं है, ये चाइल्ड वेस्टिंग हो गया। ये 3 हो गए, जैसे पहला था कि अंडर मालनूरिश्ड, दूसरा था चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा था चाइल्ड स्टंटिंग मीन्स उनका हाइट तो उनके एज के हिसाब से कम तो नहीं है, और तीसरा जो था जो चाइल्ड वेस्टिंग जिसमें उनकी वेट के उनके हाइट के हिसाब से वेट तो कम नहीं है, ये तीसरा था। और चौथा था चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मीन्स कितने बच्चे 5 साल के पहले उनका डेथ हो जा रहा है। तो इन 4 पैरामीटर को कंसीडर किया जाता है हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। इसका कैलकुलेशन के यहाँ पे लॉजिक है, हम अपना ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये मेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको देख लेते हैं कि ये क्यों इतना हाईलाइटेड था। इशू क्या था, क्योंकि इंडिया को ऑब्जेक्शन था इसकी कैलकुलेशन के मेथड को लेकर, क्योंकि इंडिया का मानना है कि हम जब राशन अदर कंट्रीज़ को खाने पीने के लिए देते हैं तो आप हमें कैसे इतना बॉटम पे रख सकते हैं। तो इन्होंने बोला था आपका जो सैंपल साइज है ये काफ़ी कम है, इसको इंक्रीज़ करना चाहिए। और इंडिया ने मांगा था डेटा कि आप हमें डेटा ओपन करके दीजिए, आपने कहाँ से डेटा लिया है, कैसे लिया है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस थे, इश्यूज थे जो कि हाईलाइट किया था इंडिया ने। तो इसको कम करने के लिए जो इंडिया ने जो हंगर इंडेक्स है इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए इंडिया ने जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर वो फ्री में अनाज बांट रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बोला गया है। 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा गया जा रहा है। मातृवंदन योजना जिसमें 5,000 रुपये दिया जाता है कि जो फर्स्ट टाइम जो बर्थ होता है बच्चों को, तो उस केस में माँ को दिया जाता है फर्स्ट चाइल्ड के लिए। इसके साथ पोषण स्कीम लेकर लाया गया जिसमें खाने पीने की सामानें दी जाती है बच्चों को और जो महिलाएं रहती हैं। इसके साथ साथ ईट राइट मूवमेंट पे फोकस किया गया है, मीन्स बच्चे और जो होते हैं और जो महिलाएं हैं प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो डिलीवरी के बाद उनको क्या खाना नहीं खाना है, और उनके फोर्टिफाइड जो फूड ग्रेन्स हैं उनको प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट इसका कुछ इनिशिएटिव है। तो हमने आज कवर किया लेक्चर नंबर 4 में जितने भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड और माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज थे, इसको हमने कवर कर लिया है। 1 या 2 लेक्चर में हम सोशल इश्यूज का जो भी अदर टॉपिक्स हैं उसको भी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम अपना वीडियो लेकर आएंगे साइंस इन टेक पर। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आप जो भी आपको डाउट रहेगा उसको सॉल्व किया जाएगा। और इन केस आपको किसी टॉपिक में या किसी सब्जेक्ट में इश्यूज हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके बताइए, तो हम अगला वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आएंगे जिससे कि आपका इशू भी रिजॉल्व हो जाए। और इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो हमने ऑलरेडी पॉलिटी इकोनॉमी इन्वायरमेंट ऑलरेडी कवर कर लिया है और मोर देन 50% सोशल इश्यूज भी कवर कर लिया है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जो भी तैयारी करने वाले आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं उनसे हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियोज़ लेकर आने के लिए। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।